जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो आइए साथियों, किसी प्रकार से देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। तो यहाँ पर विधा का नाम बताना है, इसमें कौन सी विधा हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि ज़्यादा समय हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी सीरीज़ के फूल जो है यह ललित निबंध है। अब यह किसका है, इसको हम बताते चलते हैं। दोस्तों, यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आया है तो इनसे संबंधित और भी पॉइंट्स याद करा देते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था और साथ में ही महादेवी वर्मा का भी हुआ था। तो द्विवेदी जी का जन्म साथ में दुबे का छपरा नामक गांव में, जो कि बलिया जिले में पड़ता है, वहां हुआ था। अगर इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती या कहीं कहीं ज्योतिकली देवी भी मिलता है। इनको जो संसर्ग प्राप्त हुआ, यानी किसी का सानिध्य प्राप्त हुआ, किसी का जो सहयोग प्राप्त हुआ, तो वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन शर्मा। इन्हीं दो महापुरुषों के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने बड़े लेखक कवि हुए हैं। अगला हम पॉइंट बताते हैं जो कि इनके लिए काफ़ी अहम होगा। ये है कि आलोक पर्व, जो कि इनका निबंध संग्रह है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है? आपको क्या लगता है यह किसकी पंक्ति हो सकती है? यह बिहारी की नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट है इस भाषा से। तुलसीदास की हो सकती है क्या? तुलसीदास की भी नहीं है दोस्तों। अब पहेलियाँ ना बूझी जाएं, विकल्प चुने जाएं। यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी यह पंक्ति कबीरदास की है। अब यहाँ पर कबीरदास जी का नाम आया है, तो चलिए इनसे संबंधित पॉइंट्स को याद करा देते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास में लहर तारा तालाब के किनारे, जो कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, जन्म तो उससे हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपति ने किया था। तो इनका जो जन्म हुआ वो काशी में, जो कि तालाब पड़ता है, और इनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री थे कमाल और कमाली। इन्होंने जो साहित्यिक सेवाएं की हैं वो 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद, रामायणी, जो कि बीजक नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। दोस्तों, इनकी जो भाषा रही है वह पंचमेल खिचड़ी यानी सधुक्कड़ी रही है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लें। नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो नई कविता जो आई अब की नहीं, इससे काफ़ी पहले की है, जिसको नाम ही दिया गया है नई कविता। तो उसकी मूलभूत विशेषता क्या है? यहाँ पर आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? यदि आप चुनेंगे ए विकल्प तो यही सही भी है, यानी वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक हैं? तो यहाँ पर आपको तो स्पष्ट हो गया होगा कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये चारों निबंधकार हैं। अब इनमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे जो कि प्रायः संस्मरणात्मक निबंधों के लेखक या लेखिका हैं? यहाँ पर साथियों सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी महादेवी वर्मा। अब चलिए, महादेवी वर्मा के निबंध की बात आ गई है तो इनके निबंध संग्रहों को याद करा देते हैं। साथियों, इनके निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, छड़दा। ये जो छड़दा है इनका ललित निबंधों का संग्रह है। 5वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग में लिखी गई? तो यहाँ पर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न आ गया है।
दोस्तों हम सरल वाले भी प्रश्न लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे सरल प्रश्न भी आ जाते हैं, जहां पर यदि आप तैयारी करते समय इन सरल वाले प्रश्नों को ना ध्यान दें तो वहां पर तैयारी अधूरी रह जाती है और परीक्षा भवन में गलतियां हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रेम माधुरी। तो यह किसका काव्य है, किसकी रचना है, इसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों यह काव्य संग्रह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनकी अन्य भी कृतियाँ, अन्य भी काव्य संग्रह, कहानियाँ और नाटक हैं, उनकी बात कर लें। जैसे कि प्रेम तरंग, दान लीला, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, ये तो थोड़े ही रहे, बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। अगर संपादन की बात करें तो इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका का किया। ये दोस्तों युग प्रवर्तक कवि हैं। ये जो आप पढ़ते हैं भारतेंदु युग, इन्हीं के नाम से पढ़ा है। और हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है, भारतेंदु तो इनको उपाधि मिली थी। जन्म इनका काशी में हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि गिरधर दास उपनाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। दोस्तों अब हम साथ साथ में जीवन परिचय क्यों बता देते हैं, क्योंकि परीक्षा में माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म वर्ष इत्यादि के बारे में भी और गुरु के बारे में भी पूछ लिया करता है, अतः यह जरूरी है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसकी पंक्ति है? तो बताओ आखिर यह कथन किसका है? आपके अनुसार जो भी हो आप सोच कर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप डी विकल्प को चुनेंगे, यानी यह कथन है, यह पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। अब आइए सातवें प्रश्न को देखते हैं। निराला की तुम और मैं कविता में, अब आगे क्या है? आप उचित विकल्प को चुनें और इस पंक्ति को पूरा करें। तो आप पढ़िए, इसको समझिए और आगे फिर उत्तर दीजिए वीडियो को पॉज करके। आइए हम आपको उत्तर बताते हैं। यहाँ पर आपको विकल्प चुनना है बी वाला, यानी अब इस वाक्य को पूरा करने के बाद में तैयार क्या होगा कि निराला की तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। तो यहाँ पर शब्द आ गया प्रहसन, इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे कि पहले विकल्प को चुन लिया जाए जो कि उचित हो। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी राधा चरण गोस्वामी। अब आइए, हमने वादा किया है कि प्रहसन के बारे में बताएंगे। अब जो काव्य के दो भेद हो गए, दृश्य और श्रव्य, इसमें से दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक रूपक होता है, दूसरा उपरूपक होता है। ये जो रूपक होता है इसके भी 10 भेद होते हैं, जिसमें प्रहसन का नाम आता है, और जो उपरूपक होता है इसके 18 भेद माने गए हैं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह प्रहसन क्या चीज़ होती है। दोस्तों यह नाटक से मिलता जुलता रूप और छोटा रूप होता है। प्रहसन, यहाँ पर हंसने की बात आ गई, क्योंकि हसन शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पर हंसने पर ही आधारित कुछ हास्य व्यंग्य ही होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात का सही अर्थ है। तो यहाँ पर यह लोकोक्ति आई है, इसके उचित अर्थ को टिक करना है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आप यहाँ पर चुने सी विकल्प को, तो यही सही हो जाएगा, यानी होनहार बालक के लक्षण आरंभ से ही दिखाई देने लगते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है। काली मिर्च पद में समास है, तो इस पद में कौन सा समास होगा? आप सही वाले विकल्प को चुनें। हम जानते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास अच्छे तरीके से आता है, आप यहाँ पर इस विकल्प को नहीं टिक करेंगे। अगला फिर दिया गया है कर्मधारय समास, यही टिक भी करना है। अब यहाँ पर इसका समास विग्रह कर लें काली मिर्च पद का, और हम इसकी विशेषता बतला दें। दोस्तों काली मिर्च पद का समास विग्रह होता है काली है मिर्च। यहाँ पर क्या हुआ है, काली विशेषण आया है और मिर्च विशेष शब्द आया है। जहाँ कहीं भी दोस्तों एक विशेषण और दूसरा विशेष से होता है वह समास कर्मधारय कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है। अहंकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यह भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल आ गया। यहाँ पर आप बताएं।
हम जानते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ डी विकल्प को चुनेंगे, तो यह सही भी है, यानी अहंकार शब्द में कार प्रत्यय है। अगला दिया गया है आचार्य भोज ने रीतियाँ बताई हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लिष्ट आ गया होगा शायद। आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प इनके साथ में उपयुक्त होगा। जो कि भोजराज ने रीतियाँ बताई हैं, वह आप विकल्प चुने यदि ए वाला, तो यही सही हो जाएगा। इन्होंने जो 3 रीतियाँ बताई हैं वो हैं अवंती, मागधी और लाटी। और भी 2 विकल्पों में रीतियाँ दी गई हैं, आइए उनकी बात कर लें। ये जो बी विकल्प पर है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियाँ बताई हैं आचार्य वामन ने। फिर दिया गया लक्षोभी, मागधी और पांचालिका, ये 3 रीतियाँ बताई हैं राजशेखर ने। अगला प्रश्न देखें, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है, तो यहाँ पर आप बताइए आखिर राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह कौन सा नहीं है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी रेखाएं बोल उठी, यह इनका रेखा चित्र नहीं है। अच्छा, तो सवाल उठता है आखिर यह है किसका, तो दोस्तों हम इसको भी बताएंगे। यह है देवेंद्र सत्यार्थी का। ये दोस्तों अब आ गए हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी, तो इनसे संबंधित और भी जानकारियाँ हम आपको देते चलें। ये दोस्तों विद्वान थे हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा के। इनका मूल नाम जो था वो था देवेंद्र बत्ता। और इनके कुछ निबंध हैं। अब यहाँ पर निबंध की बात आई है तो निबंध की बात कर लें, रेखा चित्र की बात कर लें। तो इनके निबंध रेखा चित्र हैं हिंदी, एक युग, एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर इत्यादि। अगला प्रश्न दिया गया है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो कि वाचक शब्द आया है। यदि आप डी विकल्प को चुनेंगे तो यही विकल्प सही है, यानी जो सा आया है यह उपमावाचक शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न में उपमा शब्द नहीं जोड़ा गया। दोस्तों यदि उपमा शब्द जोड़ दिया जाता तो बाकी सब खुल्लम खुल्ला हो जाता, आप फिर बताते क्या। तो आपको मालूम हो गया कि इसमें उपमा अलंकार भी है। अगर हम बात करें उपमा अलंकार होता कहाँ है और यहाँ पर कैसे है, तो उसको बता दें। दोस्तों जब उपमेय की उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता यानी बराबरी बतलाई जाती है, दोनों को एक जैसा बताया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ उपमेय था मन, अब हम उसकी उपमा दे रहे थे दीप से, और जो सा शब्द आया है या उपमावाचक शब्द हो गया, तो मन को दीप से तुलना कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए साथियों आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ठलुआ क्लब किसकी रचना है। दोस्तों यह आप सभी को पता है, क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से पढ़ते आए हैं, तो भाग कर मत जाइएगा। इसका विकल्प तो टिक ही कर लेंगे आप, लेकिन इससे संबंधित और भी जो जानकारी देने वाले हैं वो भी लेते जाइए। दोस्तों यहाँ पर आपने पहले से ही टिक कर लिया होगा बाबू गुलाब राय, बिल्कुल सही टिक किया है। अब ये जो ठलुआ क्लब है यह है निबंध संग्रह। इनके दोस्तों और भी निबंध संग्रह हैं, उनको देख लीजिए। वो हैं प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।